हेलो स्टूडेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या है कि हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लिए तो थ्रू आउट जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलने वाला है वो एकदम अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोग को समझ में आएगा कि मतलब एक एक पॉइंट आप लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है। तो मैं एकदम बेसिक से उठा के लेके जाऊंगा और एकदम जितना भी पॉइंट है डिटेल में समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है मटेरियल के साथ, कैसे बिहेव कर रहा है लोड अप्लाई करने के बाद। ठीक है। तो चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो है क्या यहाँ पे, पहले तो बात कर रहे हैं अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, डिफॉर्मेबल बॉडी की। ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक। तो डिफॉर्मेबल बॉडी है। अब देखना ध्यान से, एक एक चीज़ समझते हैं। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, स्ट्रेन। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये क्या है आपका स्ट्रेन और ये है आपका स्ट्रेस। क्लियर। अब देखो ये पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे बना है ना, कैसे बना, आखिर एक्चुअली इसके पीछे हुआ क्या है। ठीक है। तो देखो क्या है कि हमारे पास एक यूटीएम मशीन है। क्या है, यूटीएम मशीन। यूटीएम मशीन को क्या, यूटीएम बोलने का मतलब कि यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। पूरा नाम अगर देखा जाए तो ये क्या है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है ये आपका, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इसमें क्या हो सकता है कि अगर किसी भी मटेरियल के टेंसाइल टेस्टिंग कर सकते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग हो सकता है ना, या फिर फ्लक्चुएशन वाला रिपीट लोडिंग, या फिर बहुत सारे टाइप से टेस्टिंग होते हैं इस पे। तो ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आया है हमारे पास, हमने कंसीडर कर रखा है कि वो मटेरियल को हम लोग कैसा टेस्टिंग कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। कैसा बात हो रहा है यहाँ पे, टेंसाइल टेस्ट की बात हो रही है, टेंसाइल टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हमने क्या कर रखा है, टेंसाइल टेस्ट की बात हो रही है। ठीक, पहले समझ गए कि एक मशीन है जिस पे हम लोग कैसा टेस्टिंग कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास एक स्पेसिमेन है। मान लीजिए ये आपके पास एक मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने मान रखा है ए है। कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। इसको क्या किया हमने कि जो यूटीएम मशीन का जॉ है ना, जॉ से इसको क्या किया, दोनों साइड हमने फिक्स कर दिया है ना। यूटीएम मशीन का जॉ लिया और इसको इधर फिक्स किया और इसको इधर फिक्स किया। कोई एक मटेरियल है हमारे पास जो कि डिफॉर्म हो सकता है, ठीक, उसको हमने क्या किया, इधर भी फिक्स किया और इधर भी फिक्स कर दिया। अब इस पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब पहले तो इनिशियल दोनों तरफ से फिक्स कर दिए। अब क्या हो रहा है कि यूनिवर्सल टेस्टिंग में हमने क्या किया, इस पे ग्रेजुअली अप्लाई लोड स्टार्ट कर दिया। मतलब कि एक को ये फिक्स हो गया और इधर से हमने फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। इधर से क्या किया, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक। तो और फोर्स भी कैसे, एकदम ग्रेजुअली, धीरे 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 लोड क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज करने लगे। तो जैसे ही लोड इंक्रीज करेंगे तो ये मटेरियल क्या करेगा, खुद रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई करने लगेगा। ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये मटेरियल क्या कहेगा, मैं नहीं जाने दूंगा, है ना, रजिस्ट करेगा वो चीज़ों को। जो फोर्स लग रहा है, अप्लाइड फोर्स लग रहा है, उसको क्या करेगा, वो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो जब रजिस्ट करने की कोशिश करेगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेस, है ना। रजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है तो स्ट्रेस। अगर उससे थोड़ा सा रजिस्टिंग थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा होने लगा, रजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा होने लग रहा है, लोड और बढ़ाने लग रहा है, तो इसमें क्या आने लगेगा, डिफॉर्मेशन आने लगेगा। ये थोड़ा सा खिंच जाएगा, यानी कि जो लेंथ एल होगा तो कुछ डेल्टा एल इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब उसमें स्ट्रेन भी आने लग रहा है। तो उसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं। टेस्टिंग कैसा है, यूटीएम मशीन पे टेंसाइल टेस्ट हो रहा है, उस पर हम लोग ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगा रहे हैं, धीरे धीरे लोड लगा रहे हैं, यानी धीरे धीरे लोड को इंक्रीज कर रहे हैं और इसका मटेरियल का बिहेवियर देख रहे हैं कि उस मटेरियल में वो जो मटेरियल है आपका कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है, कैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, उसी का ये ग्राफ है। क्लियर हो गया बात। अब देखो इसमें आपको दो ग्राफ दिख रहा है, एक तो रेड, ये जो ब्लू कलर का लाइन है और एक रेड कलर का लाइन है। ठीक। अब समझते हैं वो है क्या चीज़। देखो तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया।
अगर आप थ्योरेटिकल पर्पस के लिए क्या इस एरिया को थ्रू आउट टेस्टिंग, जब तक टेस्टिंग हो रहा है, आपने मान रखा है रिमेन्स कांस्टेंट। क्या मान लिया? रिमेन्स कांस्टेंट है कि जो भी टेस्टिंग हो रहा है थ्रू आउट, कि इसकी फ्रैक्चर तक, कि मटेरियल को खींचते खींचते फ्रैक्चर हो जाए, तब तक आपने एरिया को अगर थ्योरेटिकल पर्पस के लिए मान लिया कि वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंजीनियरिंग। ये क्या हो गया? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्या है ये? इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। क्लियर है बात? ये किसका ग्राफ है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। क्लियर? अब देखो, अगर मान लो यही कि फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? लेकिन अगर हमने तो अभी बोला कि थ्योरेटिकली मान लिए कि थ्रू आउट एरिया क्या है? कांस्टेंट है। थ्रू आउट एरिया क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअली में क्या होगा कि जैसे ही आप इसको लोड इंक्रीज कर रहे हैं, लोड को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वेरिएबल है कि अगर आपने लोड लगाया है तो क्या हो रहा है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कीप ऑन चेंजिंग थ्रू आउट द फ्रैक्चर पॉइंट तक इसका जो एरिया है वो चेंज होते रहेगा। एरिया क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। तो हमने मान लिया इसको ए डैश, इसको मान लिया ए डैश, कि जैसे ही आप लोड इंक्रीज कर रहे हो तो जो एरिया है क्या होगा? अब सोचो आप ही कि अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो इसका लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। डायमीटर क्या होगा? कम होने लगेगा। क्लियर है ना? तो मतलब एरिया क्या हो रहा है? वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। तो अगर आपने कंसीडर कर लिया कि एरिया कीप ऑन चेंज हो रहा है वो लोड अप्लाई करने के बाद, तो अगर आप इसको कंसीडर करके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ट्रू स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? ट्रू स्ट्रेस। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि थ्योरेटिकल पर्पस के लिए एरिया आपने कांस्टेंट मान के अगर ग्राफ देख रहे हो तो वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर आपने एरिया को क्या रखा? चेंज कर रहे हो, कि एक्चुअल में तो चेंज ही होगा, है ना? चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस। क्लियर हुआ ये दोनों पॉइंट? तो देखिए, ये जो ब्लू कलर का आपको ग्राफ दिख रहा है, ये किसको शो कर रहा है? आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये क्या शो कर रहा है? आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस को शो कर रहा है ना? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या है? किसका ग्राफ है? आपका ट्रू स्ट्रेस। क्लियर हो गया होगा दोनों पॉइंट कि देखो ये ट्रू स्ट्रेस का क्लियर है और ये किसका है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस का ग्राफ है। अब दोनों को समझते हैं अच्छे से कि एक्चुअल में ये क्या है। इसको नोट करना है तो नोट करिए, इसको मैं रब करता हूँ। ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्लियर हो गया। हमारे पास यूटीएम मशीन है, उस पर क्या कर रहे हैं हम लोग? लोड अप्लाई कर रहे हैं और एक एक चीज़ देख रहे हैं। मैं इसका पूरा थ्योरी भी लिख दूंगा, पहले समझते हैं क्या चीज़ है। चलिए देखिए कि जैसे ही आपने क्या किया, यूटीएम मशीन पे लोड अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो पहले क्या हुआ कि जिस अमाउंट में स्ट्रेस ए पॉइंट को, ए डैश पॉइंट को आप लोग कंसीडर मतलब कि फोकस करिए। किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ? यहाँ तक कि अगर ए पॉइंट को देखें तो जिस अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ा उसी अमाउंट में मतलब जिस अमाउंट में इधर स्ट्रेस है, जिस अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ा है उसी अमाउंट में क्या बढ़ा है? स्ट्रेन बढ़ा है। मतलब कि अगर इस पॉइंट को देखें, यहाँ से ये पॉइंट, इस पॉइंट को देखें तो जिस अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ा है उसी अमाउंट में स्ट्रेन बढ़ा है। यानी कि जो ए डैश पॉइंट, ए डैश वो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो ई डैश शो कर रहा है वो क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक, अगर आप इसका एरिया देखें, ये एरिया यहाँ पे क्या था आपका? ये है आपका स्ट्रेन, है ना? स्ट्रेन एट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और ये है आपका स्ट्रेस एट प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो अगर आप इस एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया, अब यहीं पे देख लीजिए कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जो हुक्स लॉ था आपका, हुक्स लॉ, ये यहीं तक वैलिड है ना? कि जिस अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ रहा है उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में स्ट्रेन बढ़ रहा है उसी अमाउंट में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। क्लियर?
तो हुक्स लॉ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड है। अगर आपका इस एरिया को देखें, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, देखिए तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना। इसी को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, या फिर इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रेन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेन एनर्जी, एरिया, ठीक। और अगर बात करें इसके स्लोप की, यहाँ पे अगर स्लोप देख लें, ये स्लोप देख लें यहाँ पे, तो इधर क्या है, चेंज इन स्ट्रेन, और इधर क्या होगा, चेंज इन स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देखें तो ये क्या कहलाएगा आपका, चेंज इन स्ट्रेस, है ना, यानी डेल्टा मान लो या डी मान लो, डेल्टा बोल देते हैं इसको, डेल्टा ई और डेल्टा सिग्मा और डेल्टा ई, ठीक। तो डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा ई देखिए तो यही क्या था आपका, यंग्स मॉडुलस, ये था आपका यंग्स मॉडुलस। क्लियर हो गया, ठीक। तो एरिया क्या है, स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस और स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं। और अगर इसका स्लोप देखा जाए तो स्लोप क्या बोलेंगे, यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, है ना। और यही से प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हटाते थे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन आता था, और यंग्स मॉडुलस की वैल्यू E इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। अब आगे बढ़ो, होगा क्या, हो क्या रहा है कि आप क्या कर रहे हो, ये जो आपका स्पेसिमेन है आपने दोनों साइड को फिक्स कर रखा है। इस साइड से क्या कर रहे हो आप लोग, हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे लोड क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे ही लोड इंक्रीज हुआ तो इसमें क्या हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ, है ना। जिस अमाउंट में स्ट्रेस बढ़ा उसी अमाउंट में स्ट्रेन भी बढ़ा। क्लियर। तो उस लिमिट को हमने क्या बोला, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ठीक। अब जैसे ही आपने फर्दर लोड और इंक्रीज करा, फर्दर लोड और इंक्रीज किया, तो जो क्या हुआ, जो मटेरियल है उसका स्ट्रेन कुछ ज़्यादा बढ़ा, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन आने लगा, ठीक, डिफॉर्मेशन आने लगा। और जो स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट को देखिए, ए पॉइंट को देखिए तो ये थोड़ा सा कर्व है, ये क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, क्या है, कर्व है। तो इस पॉइंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप नहीं बोल सकते कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट को बोलते हैं क्या, ए पॉइंट जो है इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक लिमिट है अपना। कौन सा लिमिट है, इलास्टिक लिमिट। अब समझते हैं इलास्टिक लिमिट है क्या। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रहा है वो कौन सा है, इलास्टिक स्ट्रेन है, और यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है वो इलास्टिक स्ट्रेस है। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि इलास्टिसिटी क्या थी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप यहाँ पे जो लोड है, अगर यहाँ पे ये लोड अगर रिमूव कर दो, मान लो जो डिफॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन डेवलप हो गया है, अगर आप इस लोड को यहाँ से रिमूव कर दो तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मतलब कि अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ से लोड हटा दो तो कीप ऑन कहाँ पहुँच जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। उसी वही इलास्टिसिटी थी कि आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड द मटेरियल रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो मटेरियल है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कर्व आ रहा है। तो कर्व आ रहा है तो मतलब स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ा, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हुआ, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं है। तो हम लोग जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या हुक्स लॉ है उसको बोलेंगे कहाँ तक है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ही है। मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं कि इस कर्व को हम लोग ज़्यादा कंसीडर भी नहीं करते, है ना, थोड़ा सा चेंज होता है। कहीं कहीं आप लोग देख लोगे कि इसको नेग्लिजिबल मान के हम लोग बोल देते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट भी बोल देते हैं, है ना। होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक। आगे देखो ए पॉइंट को क्या बोले, इलास्टिक लिमिट। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ तक क्या हुआ कि अगर आप इस लाइन से अगर आप इधर देखें तो ये जो रीजन क्या है, इलास्टिक रीजन है। कैसा रीजन है, इलास्टिक रीजन। देखो एक्चुअल में होगा क्या, पहले समझा देता हूँ कि आपने एक मटेरियल लिया, इस पे लोड लगा रहे हो, क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होके पहले प्रोपोर्शनल, फिर जैसे ही और स्ट्रेच हुआ तो इलास्टिक लिमिट तक पहुंचा, ठीक। वहाँ से अगर आप लोड छोड़े तो फिर से ओरिजिनल पोजीशन, फिर अगर इलास्टिक लिमिट से अगर आपने लोड बढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो वो फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगेगा।
कहाँ बढ़ने लगेगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगा। यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन में चलने लगा। किस में चलने लगा, प्लास्टिक रीजन में, प्लास्टिसिटी वाली लिमिट में आ गया। क्लियर। अगर वो प्लास्टिसिटी वाली लिमिट को रीच कर लेता है, फुल्ली प्लास्टिक हो जाता है, तब वो फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं कर सकता। क्लियर हुआ बात। तो जैसे ही वो प्लास्टिक लिमिट तक पहुंच जाएगा, फिर वो अपना ओरिजिनल, जैसे ही लोड रिमूव करेंगे तो फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन नहीं करेगा। तो ये आपका बी पॉइंट अपर यील्ड पॉइंट बोलते हैं, इसको लोअर यील्ड पॉइंट, फिर यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग, फिर यहाँ पे फ्रैक्चर। अब समझिए, इतना कहानी समझ गए, आगे देखिए। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि अगर आपने, ये रीजन क्या है, इलास्टिक रीजन है। जैसे ही आपने बढ़ा इस साइड, तो किस रीजन में चल रहा है ये, अब प्लास्टिसिटी की ओर चलने लगा, प्लास्टिसिटी की तरफ। यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर आप फर्दर लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो लॉस होने लगी और कन्वर्ट किस में होने लगा, प्लास्टिसिटी में। किस में, प्लास्टिसिटी में जाने लगा। तो मान लो कि यहाँ से ये इस रीजन में चला गया, किस रीजन में, यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुँच चुका। अब देखो सपोज मान लेते हैं कि अगर आपने बी पॉइंट पे उस लोड को रिमूव कर दिया, जो यहाँ पे लोड लग रहा है, तो बी पॉइंट पे लोड को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे अभी क्या है कि ये परमानेंटली प्लास्टिक जोन में नहीं गया है, परमानेंटली प्लास्टिक जोन में नहीं गया है। इसमें दोनों रीजन है, इलास्टिसिटी की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी। अब देखो ना क्या होगा कि इलास्टिसिटी से अगर बढ़ा तो डायरेक्ट प्लास्टिक थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे इलास्टिसिटी अपनी प्रॉपर्टी खोने लगेगी और प्लास्टिसिटी की ओर जाने लगी। मतलब कुछ रीजन उसका इलास्टिक का है, कुछ प्लास्टिक है ना। अब देखो इलास्टिसिटी से हट के डायरेक्टली थोड़ी चली जाएगी प्लास्टिसिटी में, है ना। धीरे धीरे प्रॉपर्टी चेंज होते होते किस में जाएगी, प्लास्टिसिटी में जाएगी। क्लियर। अब देखिए कि अगर सपोज पॉइंट बी पे अगर आप वहाँ से लोड रिमूव कर दिए तो होगा क्या कि ए से छोड़ते तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे आता। ए पॉइंट आपका क्या था, इलास्टिक वाला रीजन है, आपने बी पॉइंट पे छोड़ा तो क्या होगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये आपका, अगर आपने वहाँ से लोड को रिमूव किया तो कुछ ऐसे वापस आएगा और ये आपका रीजन बचा। देखो ध्यान से, ये जो रीजन है, ये देखो, ये जो रीजन आपका दिखा, ये कैसा रीजन है, ये है टेम्पररी डिफॉर्मेशन, टेम्पररी डिफॉर्मेशन। और ये जो इतना एरिया बच चुका है, ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है, इसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका है इसका। समझिए, क्लियर हुआ बात ना, कि यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपने लोड को रिमूव किया तो क्या हो गया, यहाँ से छोड़ते तो एकदम अपना सेम पाथ को फॉलो करते हुए ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता। अगर ए पॉइंट से छोड़ते तो आपने यहाँ पहुँच चुके प्लास्टिसिटी रीजन में चल गए, प्लास्टिसिटी वाली रीजन में। यानी कि ये जो रीजन है इलास्टोप्लास्टिक वाला है। कौन सा रीजन है, इलास्टोप्लास्टिक। यानी इलास्टिसिटी की भी कुछ प्रॉपर्टी है और प्लास्टिसिटी की भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो होगा क्या एक्चुअली में कि यहाँ से जब छोड़ोगे तो जैसे ही वो दूसरा पाथ, अब जो जिस पाथ से गया था उस पाथ को ना फॉलो करते हुए खुद का एक अलग पाथ बनाएगा और यहाँ रीच करेगा। और ये जो बच गया, यहाँ जो बच गया, ये कौन सा डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब ये इतना तो कभी गेन नहीं कर पाएगा। और ये क्या था, जितना कर पाया उसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी डिफॉर्मेशन। क्लियर। और ये जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेन। क्या बोलेंगे, रेसिडुअल स्ट्रेन बोलते हैं, जो बचा हुआ स्ट्रेन। ठीक है ना, रेसिडुअल स्ट्रेन। ठीक। अब देखो अब क्या हो रहा है कि जैसे बी पॉइंट पे अगर देखा जाए तो बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, बी पॉइंट को बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट में क्या है कि वहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अपर यील्ड पॉइंट कहने का मतलब क्या है, वहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट होना, मतलब कि स्टार्ट होने लगता है। यहाँ से बोल सकते हो कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। ठीक है ना। अपर यील्ड पॉइंट में क्या होता है कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो स्टार्ट होने लगता है। क्लियर। अब देखिए
यहाँ से क्या होने लगा कि ये जो रीजन है बी पॉइंट को हमने क्या बोला, अपर यील्ड पॉइंट, ठीक। प्लास्टिसिटी रीजन यहाँ पे बोल सकते हो कि ये अपना प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट है, ठीक। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो लोअर यील्ड पॉइंट है, पॉइंट सी तक, यहाँ तक, ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे आके फुल्ली प्लास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हुआ, परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो जैसी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है तो देखो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्ट्रेन बढ़ रहा है और स्ट्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो सी पॉइंट को देखते हैं, इसको बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट। अब जैसे ही सी पॉइंट को रीच करेगा, जैसे ही सी पॉइंट को रीच करेगा तो यहाँ पे फुल्ली, मतलब कि बोल सकते हो फुल्ली, मतलब कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका, फुल्ली मतलब प्लास्टिसिटी वाली जोन में चली गई। अब मतलब कि अब इसके अंदर थोड़ा सा भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं बचा, मतलब सी पॉइंट पे पहुंच गए तो यहाँ पे कोई भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी नहीं रही। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो रीजन दिख रहा है ना, यही रीजन है इलास्टोप्लास्टिक वाला। ये जो रीजन है कौन सा वाला है, इलास्टोप्लास्टिक, दोनों रीजन है यहाँ पे। इसको बोल दो कौन सा है, ये इलास्टोप्लास्टिक वाला रीजन है, ठीक। अब जैसे ही सी पॉइंट पे पहुंचा तो देखो क्या हुआ कि कीप ऑन स्ट्रेन चेंज हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। अब आगे आओ, आगे आओ। अब जैसे ही वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो चुका, मतलब कि फुल्ली परमानेंट हो चुका है, मतलब कि उसमें रीच कर चुका है कि अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो अब जैसे ही अब यहाँ से अगेन आप लोड को इंक्रीज कर रहे हो, फर्दर आप लोड को इंक्रीज करने लगे, तो जो मटेरियल है, मटेरियल जो है वो हार्ड मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। कैसा बिहेव करने लगेगा, हार्ड मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। मतलब उसमें लोड की वैल्यू और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब इसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा। मतलब कि ये जो सी से डी तक का पॉइंट है, ये कैसा मटेरियल कर रहा है, मटेरियल बिहेव्स लाइक अ, मटेरियल बिहेव लाइक हार्ड मटेरियल। कैसा बिहेव कर रहा है, हार्ड मटेरियल की तरह बिहेव करने लगा सी से डी पॉइंट तक, ठीक है ना। कैसा मटेरियल, जो मटेरियल यहाँ से था, मतलब कि वो फुल्ली परमानेंट तक रीच कर गया लोअर यील्ड पॉइंट तक। अगर आप वहाँ से भी और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपको लोड की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी। तो लोड अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तब वो मैक्सिमम स्ट्रेस को रीच कर जाएगा फाइनली, ठीक। तो उस केस में जो मटेरियल, ये जो रीजन है, इसमें जो मटेरियल होगा वो हार्ड मटेरियल की तरफ बिहेव करने लगेगा। कैसा बिहेवियर आ जाएगा इसका, हार्ड मटेरियल। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं इसको, ये सब नाम आएगा सोम में, अच्छे से समझिए। स्ट्रेन हार्डनिंग, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, अच्छे से समझ लीजिए। ये क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है ना। ये जो रीजन है क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है। क्लियर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं डी पॉइंट तक। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप डी पॉइंट पे पहुंच गए तो देखिए आपका जो डी पॉइंट पे देखिए जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। किसको बोलते हैं इसको, अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है ना। जो डी पॉइंट है उसी को क्या बोलेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस को रीच कर गया, अब उससे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो सकता है। अब डी पॉइंट के बाद क्या हुआ मटेरियल के साथ, ठीक है ना। डी पॉइंट को क्या बोल दिए, अल्टीमेट स्ट्रेस। अब ये सब मैं लिखूंगा ABCD, अभी थोड़ा देर में आपको लिख के डिटेल में दे दूंगा क्या क्या चीज़ें, ठीक। तो डी पॉइंट पे हम लोग जैसे ही पहुँचे तो देखो एक ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है ट्रू का, और जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस वाला है वो किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखो अब क्या होगा, जैसे ही वो हार्ड मटेरियल स्ट्रेन मैक्सिमम को रीच कर गया तो जो आगे जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखना होगा क्या एक्चुअल में कि यहाँ पे जैसे डी पॉइंट पे पहुँचेगा तो ये जो मटेरियल है उसके अंदर नेक फॉर्मेशन होने लगेगा। क्या फॉर्मेशन होने लगेगा, नेकिंग होने लगेगी। क्या होने लगेगा, एकदम ध्यान से समझना, नेकिंग होने लगेगा,
नेकिंग मतलब कि जो मटेरियल था वो क्या होने लगेगा, सडनली जो एरिया है वो डिक्रीज होने लगेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे। नेक देखो ये गर्दन जैसा क्या है, यहाँ भी ज़्यादा मटेरियल, यहाँ भी ज़्यादा मटेरियल, जो गर्दन क्या है पतला, तो उसी को बोलते हैं नेकिंग, है ना। तो यहाँ पे कैसा पोर्शन आने लगेगा, नेकिंग। धीरे धीरे एक पॉइंट पे वो मटेरियल क्या होने लगेगा, पतला होने लगेगा, नेक फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जैसी नेक फॉर्मेशन होने लगेगा तो जो मटेरियल है वो सॉफ्ट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा। एकदम ध्यान से समझिए चीज़ों को। जो मटेरियल है वो क्या होने लगेगा, सॉफ्ट होने लगेगा। तो जो डी से ई पॉइंट है इंजीनियरिंग वाला, इस केस में जो है इसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल सॉफ्टनिंग। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सॉफ्टनिंग। तो होगा क्या एक्चुअली में कि जो लोड है, लोड अपॉन एरिया, जो स्ट्रेस आप बोल रहे हो, यहाँ पे जब मटेरियल सॉफ्टनिंग की तरह सॉफ्ट जैसा बिहेव करने लगेगा तो कीप ऑन, अगर वहाँ से अगर आप लोड बढ़ा रहे हो तो होता क्या है, देखो कि अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो हर एक पॉइंट पे उसका अलग अलग बिहेवियर देखना है हमको। क्या देखना है, बिहेवियर देखना है। तो हम लोग चाहते क्या है कि एकदम स्लो डिफॉर्मेशन हो, ये नहीं कि ऐसे लगाए फट से टूट जाए। हम लोग क्या चाहते हैं कि एकदम स्लो बिहेवियर हो, मतलब स्लो डिफॉर्मेशन हो, ताकि हम उसके बारे में अच्छे से एनालाइज करने लगे। तो जैसे ही डी पॉइंट को पहुंचा तो मटेरियल क्या होने लगा, सॉफ्ट। तो जो यहाँ से लोड लगा रहे थे आप, लोड अप्लाई कर रहे थे, उस केस में आप लोड को क्या बढ़ा करने लगोगे, ये जो लोड है इसको आप, जैसी मटेरियल ज़्यादा हो गया, लोड की वैल्यू कांस्टेंट रखोगे, फट से टूट जाएगा। लेकिन करते क्या है कि हम लोग वहाँ से लोड को धीरे धीरे कम करने लगते हैं, तभी वो जो ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आता है। लोड को क्या करते हैं हम लोग, कम करने लगते हैं, ताकि वो एक ही बार ना टूटे, वो ऐसा बिहेवियर हमको ग्राफ मिले ताकि हम लोग और अच्छे से एनालाइज करने लगे। क्लियर, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से लोड को धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं ताकि वो ग्राफ मिले, तभी जो ये यहाँ पे आके कर्व है वो ऐसे नीचे की ओर आता है और ये स्ट्रेन की ओर बढ़ रहा है। यानी एक्चुअल में जो हुआ है वो क्या हो रहा है कि लोड को हम लोग ने डिक्रीज करा है। अब देखो क्या हुआ कि डी पॉइंट पे जो ट्रू स्ट्रेस है वो तो ऊपर चला गया, और स्ट्रेन क्या हो रहा है, जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस है वो नीचे आ रहा है। अब उसको समझिए। अभी हमने बोला कि जो स्ट्रेस है किसका, इंजीनियरिंग स्ट्रेस है, वहाँ पे जो एरिया आपने लिया है उसको क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। थ्रू आउट क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। तो क्या हुआ कि अगर आपने स्ट्रेस के एरिया कांस्टेंट लेके रखा है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कांस्टेंट है तो मतलब ज़्यादा ही है ना इसके कंपैरिजन में, स्ट्रेस अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ जब नेक फॉर्मेशन हुआ है तो ये एरिया तो डिक्रीज हुआ। तो जब ये डिक्रीज हुआ तो मतलब कि स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ी। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू स्ट्रेस के केस में देखो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हुई, ऊपर गई। लेकिन यही इंजीनियरिंग स्ट्रेस के केस में क्या हुआ, इसको तो आपने कांस्टेंट माना और लोड को आपने क्या किया, कम किया। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो रही, लोड को मतलब अभी समझो, लोड को कम किया है तो इसके कंसीडर में ये भी कम करा और ये क्या हुआ, बढ़ रहा है, मतलब बढ़ा क्या, कांस्टेंट है। तो इसको क्या हुआ क्या, ये घट रहा है, मतलब घट क्यों रहा है, देखो समझो इसको, ऐसा हुआ, इसको तो समझ गए कि अगर एरिया घट रहा है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे एरिया बढ़ा है तो स्ट्रेस क्या होगा, घटेगा। इतना तो क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, अभी मैंने क्या बोला कि अपने लोड को डिक्रीज किया, तो इस लोड डिक्रीजिंग का कंपैरिजन में ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा है। नहीं समझे, फिर से समझो कि ये जो आपने एरिया है वो कांस्टेंट है, इसके कंपैरिजन में जो ये कम हुआ है इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है, कंसिडरेबली हाई है, तभी वो क्या होगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हुआ है। तो स्ट्रेस की वैल्यू फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ट्रू स्ट्रेस के केस में तो पता ही है कि एरिया कम हुआ तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो यहाँ पे था। अब जैसे ही आपने क्या किया, फर्दर और लोड लगाया तो ये कैसा रीजन में पहुँच जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगी। तो ई पॉइंट आपका कौन सा है, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर। ई पॉइंट पे क्या आ जाएगा, मटेरियल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगा। तो होप आप लोग अच्छे से समझे कि क्या है इसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्लियर। अब मैं इसका क्या करूँगा, एक एक चीज़ लिख दूंगा, ए से बी पॉइंट क्या है। वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे कि ए से बी क्या है, वैसे भी मैं इसको
इसको रफ करके सारा चीज़ लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या चीज़ है। ठीक, तो इसको अच्छे से समझिए, फिर मैं इसको रफ करके पूरा थ्योरी लिख देता हूँ। ये पूरी कहानी तो आप लोग समझ लिए, अब इसको एग्ज़ाम में लिखना भी तो है ना। तो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और पूरी चीज़ तो आप लोग समझ लिए कहाँ कैसे मटेरियल बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो देखो पहला लिमिट हमने क्या पढ़ा कि जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ए डैश, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है ए डैश, यहाँ पे क्या हुआ था, इट इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू विच द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, कि लिमिटिंग वैल्यू तक, है ना, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। इसको एकदम याद रखिएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, इसी एरिया अंडर द कर्व को हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया अंडर द कर्व क्या बताए थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, एरिया अंडर द कर्व क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो जो कर्व मिला है, ये जो डैशेज, ये सेड लाइन दिख रहा है, यही क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी यंग्स मॉडुलस। ठीक, चलिए दूसरा लिमिट देखिए, बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि अगर आप वहाँ से लोड को रिमूव करें तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच इफ द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड, मटेरियल क्या हो चुका है, स्ट्रेस हो चुका है, देन रिलीज और अनलोडेड, अगर आप वहाँ से लोड को, स्ट्रेस को, लोड को रिलीज कर रहे हैं या फिर अनलोड कर रहे हैं, तो स्ट्रेन डिसअपियर कम्प्लीटली एंड द ओरिजिनल लेंथ इज रिगेन। और जैसे ही वहाँ से लोड को रिमूव करेंगे तो स्ट्रेन जो भी बढ़ा था वो कम्प्लीटली अपने ओरिजिनल लेंथ को क्या कर लेगा, रिगेन कर लेगा। ठीक है, तो ये तो पता ही हम लोग को। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट में क्या होता है, द स्ट्रेस स्टार्ट रिड्यूसिंग, यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रेस जो रहता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए स्ट्रेस क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक, इसी को हम लोग इलास्टोप्लास्टिक रीजन बोल रहे थे। वो डायग्राम भी बनाओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर ये डायग्राम अगर आपने बना दिया एग्जाम में, तो जो भी एग्जामिनर होगा मतलब समझ जाएगा कि इनको कम्प्लीटली आता है, सब कुछ आता है इसके बारे में। ठीक, तो अपर यील्ड, यहाँ से स्ट्रेस क्या हो रहा है, रिड्यूस होने लगा, एंड द एक्सटेंशन इंक्रीजेज, यानी कि जो स्ट्रेन की वैल्यू होने लगी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए लोअर तक फाइनली परमानेंटली मतलब कि प्लास्टिक रीजन तक पहुंच जाता है, फुल्ली प्लास्टिक हो जाता है कहने का मतलब। तो लोअर यील्ड पॉइंट क्या है, एट दिस स्टेज स्ट्रेस रिमेन सेम, स्ट्रेस कुछ पॉइंट के लिए सेम रहता है, बट स्ट्रेन इंक्रीजेज फॉर सम टाइम, स्ट्रेस कुछ इंक्रीज करता है सी पॉइंट पे। ठीक है ना, स्ट्रेन इंक्रीज करता है, स्ट्रेन इंक्रीज करता है, स्ट्रेस क्या होता है, सेम रहता है कुछ समय के लिए। अब देखियो अल्टीमेट स्ट्रेस क्या था, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कैन रेजिस्ट, मटेरियल कैन रेजिस्ट। तो डी पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम स्ट्रेस मिल रहा था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ई पॉइंट पे क्या है था, ब्रेकिंग पॉइंट, है ना। ई पॉइंट पे फाइनली क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली द स्पेसिमन फेल। ठीक, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप लोग एकदम डिटेल में समझे हैं, एकदम अच्छे से समझे। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया अच्छे से, दिमाग में आ गया, तो अब जो आप लोग सोम पढ़ोगे मतलब फील आ जाएगा कि एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या चीज़, है ना, कैसे डिफॉर्म होता है कोई भी मटेरियल। ठीक है, चलिए थैंक यू। नोट करके इसको अच्छे से समझिए।